नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में। जैसा कि आपको पता है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनानी साहित्यों के बारे में। विशेषकर अगर बात करें मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है, उस इंडिका में मौर्य काल के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यूनानी साहित्य में और भी बहुत सारे अलग अलग लेखक हैं जिसे हम अगले कालखंड में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग बेसिकली मेगास्थनीज पर ही फोकस करेंगे। मेगास्थनीज के इंडिका में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हमें दिखलाई देती हैं, वो हम आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बतलाया था कि भारतीय साहित्यों में मौर्यकालीन समाज के बारे में या मौर्य राजवंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो मैंने आपको बतलाया और समझाया था। उम्मीद है वह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से आपको कुछ जानकारियां मिल रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो उसे भी आप कमेंट के माध्यम से मेरे सामने रख सकते हैं। तो यूनानी स्रोतों में मौर्य राजवंश की अगर हम लोग बात करें, तो यूनानी लेखकों और इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और जब इस विवरण को हम भारतीय साहित्य के साथ, विशेषकर अर्थशास्त्र, पुराण और बौद्ध और जैन ग्रंथों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मौर्यकालीन इतिहास को समझने में उससे हमें काफी मदद मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में जो तीनों महत्वपूर्ण स्रोत हैं, चाहे वो बौद्ध भारतीय साहित्य हो या फिर यूनानी साहित्य हो, और इसके अलावा जो भी अन्य अगर कोई साहित्य है, तो उन सब की जानकारियों को जब हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, तो उससे हम मौर्य राजवंश के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाते हैं। यूनानी साहित्य में अगर हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामों को, विभिन्न नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें हमको प्राप्त होते हैं। आप सबको पता है कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से लिखा गया है। वहां के साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोटस शब्द भी हम लोगों को मिलता है। तो इन नामों के बारे की क्या विशेषता है, इसको भी हम आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जान लेना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है कि सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी, उन्होंने ही सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय साहित्यों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। उन्होंने यह सबसे पहले स्थापित किया कि भारतीय साहित्यों में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वही यूनानी साहित्यों के सेंड्रोकोटस हैं। क्या कह रहा है? यूनानी ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। इन नामों का प्रयोग प्राचीन यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने किया था, जो चंद्रगुप्त के समकालीन या बाद के थे। 18वीं सदी में विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जिससे भारतीय और यूनानी इतिहास को जोड़ने में मदद मिलती है। अब आइए हम लोग मेगास्थनीज के बारे में, उनके विशेषकर जो उनका इंडिका ग्रंथ है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पहले हम नामों को एक नजर में देख लेते हैं, उसके बाद हम मेगास्थनीज की ओर जाएंगे। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामों की, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंड्रोकोटस नाम मिलता है। और सेंड्रोकोटस सबसे पॉपुलर यूनानी साहित्य में जो सबसे अधिक नाम, जो सबसे पॉपुलर नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वो आपका सेंड्रोकोटस है, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में किया, इंडिका में। इसके अलावा जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, वो बेसिकली
सेंड्रोकोटस ही है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्रसिद्ध यूनानी नाम है। इस नाम के अगर हम अर्थ को समझने का प्रयास करें, सेंड्रोकोटस बेसिकली चंद्रगुप्त का ही, जो चंद्रगुप्त शब्द है इसका ही यूनानीकृत रूप है। विद्वानों का मानना है कि चंद्र को सेंड्रो कहा गया और गुप्ता के लिए कोटस शब्द का प्रयोग किया गया और इन दोनों को मिला करके चंद्रगुप्त शब्द बनता है। तो एक प्रकार से चंद्रगुप्त शब्द का ही यूनानी रूप है सेंड्रोकोटस। इसके अलावा एक और नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हमें मिलता है जो सेंड्रोकोप्टस है। कुछ यूनानी ग्रंथों में यह रूप भी हमें देखने को मिलता है और यह भी बेसिकली सेंड्रोकोटस का ही एक अन्य रूपांतरण है जिसमें गुप्त के लिए कोप्टस शब्द का प्रयोग हुआ होगा, है ना। ऐसा मान्यता है, कुछ इतिहासकारों ने यह बदलाने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक और शब्द एरियन के द्वारा प्रयोग किया गया है। एरियन ने अपने लेखन कार्य में, याद रखिएगा, एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है ना। सेंड्रोकोटस सबसे पॉपुलर नाम है और एरियन ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो एंड्रोकोटस है। यह सेंड्रोकोटस का ही अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है जिसमें एस का लोप हो गया होगा, है ना। तो उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग कर दिया? एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली मेगास्थनीज और उनकी इंडिका पुस्तक के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम निकेटर जो सिकंदर के सेनापति थे और बाद में उन्होंने, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में सेल्यूकिड साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। खासकर ईरान इराक का जो इलाका है उस क्षेत्र में उनका साम्राज्य स्थापित हुआ था। जब 305 बीसी में, कब? 305 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक जबरदस्त युद्ध होता है, कुछ भारतीय प्रांत जिस पर आप कह सकते हो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो उसको लेकर के जब दोनों शक्तियों के बीच एक संघर्ष होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं, तो उसके बाद इन दोनों के बीच यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, एक संधि हुआ था। और इसी के एग्रीमेंट के अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था जो मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है। यह मगध साम्राज्य के मौर्य दरबार में आप कह सकते हो लंबे समय तक आकर के रहे थे और जब तक इन्होंने रहा उसका विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। हालांकि वर्तमान समय में ये जो पुस्तक है ये पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन समकालीन लेखकों ने इस इंडिका बुक में, इस इंडिका किताब में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट थे उसका एग्जाम्पल लिया हुआ था, जिससे बाद में क्या किया गया कि यूनानी लेखकों के अंशों को, जो भी अलग अलग यूनानी लेखक हुए, चाहे जस्टिन हो, प्लूटार्क हो, है ना, तो इन लोगों ने क्या किया है कि मेगास्थनीज का एग्जाम्पल अपने किताब में रखा था, इंडिका का एग्जाम्पल, तो उसे मिला करके एक ग्रंथ लिखा गया फिर से, जिसे इंडिका के नाम से दोबारा प्रस्तुत किया गया। और इस तरह से आप कह सकते हो अभी वर्तमान समय में जो हमारे पास इंडिका है वह मेगास्थनीज का ओरिजिनल रूप तो नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो जानकारियां शेयर की गई थी उसी को दोबारा प्रस्तुत किया गया है। तो मेगास्थनीज ने कुछ महत्वपूर्ण विवरण हमारे लिए छोड़े हैं। तो सबसे पहला जो विवरण उनका मिलता है पाटलिपुत्र की भव्यता का विवरण है। उसने पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है को एक विशाल और समृद्ध नगर के रूप में बताया था। उन्होंने पाटलिपुत्र को एक बहुत ही शक्तिशाली शहर के रूप में जानकारी दी है। उसके नगर प्रशासन के बारे में उन्होंने जानकारियां दी हैं मेगास्थनीज ने, है ना। उन्होंने कहा था कि किस तरह से अलग अलग कमेटियों के माध्यम से पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन किया जाता है, शासन वहां पर किया जा रहा है ना।
उन्होंने नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ी की विशाल दीवारों का उल्लेख किया था, जो एक प्रकार से कह सकते हो लकड़ी की दीवारों के माध्यम से पाटलिपुत्र शहर की किलेबंदी की गई थी। उन्होंने बताया इसमें 570 बुर्ज अर्थात टावर थे और 64 द्वार थे। राजमहल लकड़ी से बना था और उसमें सुंदर उद्यान तथा जलाशय थे। बाद में इनकी पुष्टि भी होती है जब पटना स्थित कुम्हार पार्क या बुलंदी बाग में जब खुदाई की गई तो वहां बड़ी मात्रा में लकड़ी के महल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि मेगास्थनीज ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा था। इसके अलावा उन्होंने मौर्य प्रशासन का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अत्यंत व्यवस्थित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है जो मौर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा उसने राज्यों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी इत्यादि, है ना, इसका भी उल्लेख किया है, जिसे आहार या प्रदेश कहा जाता था। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी इत्यादि थे, इसका उल्लेख किया है। हालांकि इतनी बड़ी सेना संभावना नहीं है, हो सकता है हो भी, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण भी जानकारी हो सकती है। इसके अलावा मेगास्थनीज के बारे में अगर बात करें, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से हमें बतलाया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, विशेषकर दार्शनिक। दार्शनिक कौन होते थे? तो ये ब्राह्मण और बौद्ध विद्वान थे, ये यज्ञ करते थे, शिक्षा देते थे, वगैरह वगैरह। हालांकि एक चीज हम स्पष्ट यहाँ पे करना चाहेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को समझने में एक गलती कर दी थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को तो जरूर बतलाया, लेकिन जो भारत की वास्तविक जाति थी, 4 वर्णों में आप कह सकते हो भारतीय समाज बटा हुआ था, वो उसे समझ नहीं पाए। एक प्रकार से कह सकते हो कि भारतीय समाज में उस समय इतना आप कह सकते हो एक सामंजस्य होगा कि किसी भी प्रकार का जातीय भेद या वर्ण का भेद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसीलिए उन्होंने जो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, वो उसके पेशा के आधार पे बांटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला उन्होंने जो पेशा के आधार पे समाज को बांटा, वो दार्शनिक के रूप में बांटा था। ये यज्ञ करते थे और शिक्षा देते थे। ये ब्राह्मण और बौद्ध विद्वान थे जिन्हें उन्होंने दार्शनिक कहा है। इसके अलावा किसान का उल्लेख किया कि एक और जाति किसान थी, ये कर देते थे और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत इन्हें बताया है। इसके अलावा सैनिक की एक जाति उन्होंने बता दी, ये युद्ध के समय लड़ते थे और शांति के दिनों में वेतन पाते थे। शिल्पकार और व्यापारी, ये हथियार, कपड़े और अन्य सामान बनाते थे, ये भी टैक्स देने वाले वर्ग के अंतर्गत आता था। इसके अलावा पुजारी, ये धार्मिक कर्मकांड करते थे। निरीक्षक या गुप्तचर, ये जासूसी करके राजा को सूचना देते थे। और सलाहकार या सभासद, है ना, इसे सभासद भी कहा गया है। ये मंत्री वो अधिकारी होते थे, ये शासन चलाने में राजा की मदद करते थे। तो इस तरह से उन्होंने 7 अलग अलग वर्गों में भारतीय समाज को बांटा और बतलाने का प्रयास किया। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भारत के दंड व्यवस्था को भी उल्लेखित किया है और एक कठोर दंड व्यवस्था की जानकारी वो देते हैं। दंड व्यवस्था के अंतर्गत वो बताते हैं चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट ली जाती थी। इसके अलावा याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने समकालीन भारत में किसी प्रकार का, जब मेगास्थनीज भारत में थे, उन्होंने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि मेगास्थनीज जिस समय भारत में रहा हो, यानी मौर्य काल में भारतीय सीमा में सती प्रथा किसी भी प्रकार से मौजूद ना हो। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं मेगास्थनीज के बारे में। इसके अलावा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर, है ना, कि शासन प्रशासन का भी उल्लेख किया है। उन्होंने ये बतलाया था, याद रखिएगा, और याद रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि पाटलिपुत्र शहर का जो प्रशासन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना है कि पाटलिपुत्र शहर का जो प्रशासन था वो बेसिकली 6 अलग अलग कमेटियों में विभाजित था
और हर कमेटी में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 30 सदस्यों की एक कमेटी के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की एक कमेटी के माध्यम से चलाया जाता था, जो आज का वर्तमान समय में अगर हम इसकी तुलना करें तो जो नगर निगम या नगर पालिका होता है, कुछ उसी तरह से पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन मौर्य काल में चलाया जाता था। तो इससे हमें मौर्यकालीन शहरों की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आज का भी यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, इसके अलावा अगले क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो अन्य जो महत्वपूर्ण यूनानी लेखक हैं जिन्होंने मौर्य समाज के बारे में, मौर्य शासन काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसे हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और बेहतर आपके लिए लगातार प्रयास कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।